हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडीज। आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग सी सेट डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि हमने बोला था भाई, एक दिन में 2 वीडियो देने की पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों को। तो एक दिन में 2 वीडियो लाने का पूरा प्रयास है और हम प्रयास को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए, अपना सिलेक्शन लीजिए। अगर आपको कुछ बेनिफिट मिलता है तो हमको अच्छा लगेगा यार। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है सारी चीजें कि आपको किस तरीके से करना है। क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन फिर भी जरूरी होता है पढ़ना, है ना। थोड़ा बहुत हमको आना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गलत लिखा हुआ है। एक सेकंड दीजिए बस मुझे। चलिए करते हैं स्टार्ट है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है? एक 8 डिजिट का नंबर है, 8 डिजिट का कोई नंबर है, और ये नंबर दे रखा है अपने को। ये नंबर है और ये 3 से विभाजित होने पर शेषफल 0 छोड़ देता है, 0। तो बी के कितने मान संभव हैं, आपको ये बताना है। इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं, बेसिकली इनमें डिविजिबिलिटी रूल हमको पता होना चाहिए कि विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो यहाँ पे 3 की विभाज्यता के बारे में हमसे बात की गई है कि 3 की विभाज्यता क्या कहती है। पर देखते हैं, डिविजिबिलिटी जो होती है, 3 की विभाज्यता, तीन तीन की विभाज्यता वैसे सबको पता होनी चाहिए, फिर भी अगर नहीं पता है तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि किसी भी संख्या के, कोई भी संख्या है, संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित हो जाए, तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे मैंने कहा 147, 147 है, क्या 3 से कटेगा ये? तो आप कहोगे सर चेक करते हैं कि 1 + 4 + 7 कितना होगा, 12। तो 12 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12। तो 147 भी 3 से कट जाएगी, यानी कि विभाजित हो जाएगी। यानी 3 की विभाज्यता क्या कहती है? किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाए, तो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल होती है 3 से वो संख्या। तो बस ये छोटी सी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद में इस क्वेश्चन को पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, वो पॉसिबिलिटीज हम लोगों को सोचनी पड़ेगी क्या क्या बनेंगी। तो बस इसके लिए हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं इस नंबर को, 425274 6 बी, 425274 6 बी। तो ये एक्चुअल में हम सम करेंगे, इनको ऐड कर दो, बी को छोड़ दो। यही से तो पता चलेगा हमको कितनी वैल्यू पॉसिबल है 3 की। बस सबको जोड़ दो, 4 और 2 6 और 5 11 12 13 13 और 7 20, 20 और 4 24, 24 और 6 30। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो मुझे सम मिलता है 30। इन सबको जोड़ने के बाद क्या मिलता है, 30। तो आप मुझे बताओ, क्या 30 3 से कट जाएगा? कट जाएगा बिल्कुल। एक वैल्यू तो यहाँ 0 पॉसिबल हो जाएगी, एक वैल्यू यहाँ 3 पॉसिबल हो जाएगी, एक वैल्यू यहाँ 6 पॉसिबल हो जाएगी, एक वैल्यू यहाँ 9 पॉसिबल हो जाएगी। समझ रहे हो क्यों लिख दिया मैंने ऐसा? क्योंकि 33, अगर बी की जगह 3 आएगा तो 33 हो जाएगा, सम 3 से विभाजित हो जाएगा। बी की जगह अगर 6 आएगा तो 36 हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। बी की जगह अगर 9 रखोगे तो 39 हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है भाई? कितनी वैल्यू पॉसिबल है? एक, दो, तीन और एक, 4 वैल्यू पॉसिबल है। कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 4। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बी की ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 4 वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज? ये कह रहा है कि असमानता ना केवल दिखाई देती है, बल्कि अनेक उदाहरणों में सांख्यिकीय रूप से मापी जा सकती है। ओके, किंतु इसे संचालित करने वाली आर्थिक शक्ति ना तो दिखाई देती है और ना ही मापी जा सकती है। इनइक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है दोस्तों ये। गुरुत्व बल की तरह शक्ति असमानता का संघटक सिद्धांत है। ठीक है, ग्रेविटी रूल जो होता है। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जब हम पैराग्राफ सॉल्व करते हैं तो बहुत ज्यादा इन डेप्थ होने की जरूरत नहीं होती। हम पैराग्राफ के सेंस को अगर समझ गए तो हमारा काम चल जाएगा। हमें बाकी सारी चीजें पता हो ना हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो कह रहा है कि गुरुत्व बल की ही तरह शक्ति असमानता का संघटक सिद्धांत है, चाहे वह आय या संपत्ति, लिंग, वंश, धर्म और क्षेत्र किसी की भी हो। ठीक है, इसके प्रभाव सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से दिखते हैं, किंतु जिन रीतियों से आर्थिक शक्ति दृश्यमान आर्थिक चरों को तोड़ती मरोड़ती है, वे अदृश्य रूप से अस्पष्ट बने रहते हैं। ठीक है, अब तुम ऑप्शंस की तरफ आ जाओ, देख लेते हैं एक बार क्या कहता है। पहला पहला क्या, इन्फ्रेंस हमें जो निकालने होते हैं ना, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। क्या इन्फ्रेंस हम सही निकाल पा रहे हैं क्वेश्चन का? क्या हमारे पास इन्फ्रेंस सही निकल के आ रहा है, हम कंक्लूजन पे पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं? ये सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों, क्योंकि कंक्लूजन निकालना बहुत जरूरी होता है इनका। तो हम देखते हैं क्या कह रहा है। पहला कह रहा है किसी समाज में असमानता के होने के लिए आर्थिक शक्ति ही एकमात्र कारण है। तो ऐसा तो कहीं नहीं था कि सिर्फ यही कारण है, ये एक कारण है, ये एक कारण है, लेकिन सारे कारण यही नहीं है। ये तो यही बोला ना, आर्थिक वाले हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन सभी यही कारण नहीं है। आय, संपत्ति आदि विभिन्न प्रकार की असमानताएं शक्ति को सुदृढ़ करती हैं। चलो भाई अभी और देखते हैं, तीसरा ऑप्शन देखते हैं। आर्थिक शक्ति को प्रत्यक्ष आनुभाविक विधियों की अपेक्षा उसके प्रभावों के माध्यम से बेहतर विश्लेषित किया जा सकता है। देखो ये तो फिर भी सही है ऑप्शन, क्योंकि इसमें जिस तरह की बातें इन्होंने की हैं वो यही विश्लेषण ही किया है इन लोगों ने। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन सेकंड ऑप्शन की तरफ हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि सेकंड ऑप्शन क्या सही है या नहीं है। यहीं पे आके दिक्कतें स्टार्ट होती हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो है गाइज, इसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि हम एलिमिनेट कैसे करेंगे। तो हम देखते हैं क्या कह रहा है दूसरा ऑप्शन। आय संपत्ति आदि, आय संपत्ति आदि विभिन्न प्रकार की असमानता शक्ति को सुदृढ़ करती हैं। शक्ति को सुदृढ़ करेंगे क्या ये, बताइए जरा। नहीं, नहीं सुदृढ़ नहीं करेंगी ये, किंतु इसे संचालित करने वाली आर्थिक शक्ति ना तो दिखाई देती है ना मापी जाती। गुरुत्व बल की तरह शक्ति असमानता का संघटक सिद्धांत है, चाहे असमानता का सिद्धांत। ठीक है, सुदृढ़ नहीं कर सकती है, चाहे वह आय संपत्ति लिंग धर्म विशेष क्षेत्र किसी का भी हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा ना, बस यही करेक्ट है भाई इस वाले में, और कोई करेक्ट नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। तो थोड़ा सा पैराग्राफ का इन्फ्लुएंस निकालना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। तो जितना आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत सारे पैराग्राफ एग्जाम से पहले डिस्कस कर दिए जाएं। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि सब ज्यादा से ज्यादा डिस्कस किया जाए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि चमगादड़ के पंख जो होते हैं चमड़ी की परतों की तरह दिखाई देते हैं, चमड़ी की परतों की तरह दिखाई दे सकते हैं पंख जो होते हैं, किंतु अंदर अंदर चमगादड़ की ठीक वैसे ही 5 उंगलियां होती हैं, जैसे ओरेंगुटेन या मनुष्य की होती है। ओरेंगुटेन जानते हो क्या होता है, वनमानुष जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, साथ ही वैसी ही कलाई जुड़ी होती है। वैसे मैं बताऊं आपको, अगर आप चमगादड़ को खोल के देखोगे उसके हाथ को, तो ऐसे खुल जाता है, उसका हाथ का जो पंजा होता है पूरी तरीके से ऐसे खुल जाता है, जैसे हमारे हाथ नहीं होता इस तरीके से उसका हाथ होता है। वैसे आजकल चमगादड़ बड़ी जोरों पे थी जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, याद ही होगा आप लोगों को तो सबको, है ना। कलाई की हड्डियों के गुच्छ से, जो कि बाह की लंबी हड्डियों से जुड़ी होती है। ठीक है, इस बात से अधिक विलक्षण और क्या हो सकता है कि मनुष्य के हाथ जो कसकर पकड़ने के लिए बने हैं, खोदने के लिए बने छछूंदर के हाथ, घोड़े के पांव, सूस के पाद, चमगादड़ के पंख, ये सब एक ही प्रतिरूप के बने हुए हैं। ठीक है, एक ही तरह का हिसाब किताब है, इनकी जो संरचना हुई है कुछ कुछ सेम संरचना इन लोगों ने बताई है कि उनका यूज उस तरीके का ही है। ठीक है, क्या कह रहा है ये, उपयुक्त परिच्छेद से, ये क्वेश्चन है भाई हमारा। तो उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तर्कसंगत, वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो पढ़ते हैं। हाथ की समानता समान संरचना वाली विभिन्न जातियों का होना जैव विविधता का उदाहरण है। चलो अभी देखते हैं अगला। विभिन्न जातियां हाथ पैरों का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए करती हैं, यह जैव विविधता का उदाहरण है। मनुष्य और उपयुक्त जंतु के हाथ पैरों में समान संरचना का होना क्रम विकास में हुए संयोग का उदाहरण है। ओके, मनुष्य और उपयुक्त जंतु के क्रम विकास का साझा इतिहास है। अब देखो भाई, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं यहां से, ये सोचने वाली बात है ना। क्योंकि एक बार फिर से आते हैं लौट के पैराग्राफ की तरफ, है ना। इंपॉर्टेंट, अब देख रहे हो तुम, इतना आसान नहीं है यहाँ से कंक्लूजन निकालना।
सोचेंगे थोड़ा सा, सोचने के बाद निकलेगा। दोबारा से एक बार फिर से, चमगादड़ के पंख चमड़ी की परतों की तरह दिखाई दे सकते हैं, है ना, किंतु अंदर अंदर चमगादड़ की ठीक वैसे ही 5 उंगलियां होती हैं जैसे ओरेंग उटेन या मनुष्य की होती हैं, साथ ही वैसे ही कलाई जुड़ी होती है। कलाइयों की हड्डियों के गुच्छ से जो बाह की लंबी हड्डियां से जुड़ी होती है, इस बात से अधिक विलक्षण और क्या हो सकता है? मनुष्य के हाथ जो सब एक ही प्रतिरूप के बने हुए हैं, इनके सबके एग्जाम्पल जो दिए गए हैं सब एक ही। तो ऑप्शन नंबर डी कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है कुछ समझ में भाई? ऑप्शन नंबर डी, कि मनुष्य और उपयुक्त जंतुओं के क्रम विकास का जो साझा इतिहास है, मतलब एक ही तरीके से इनका जो डेवलपमेंट हुआ है। समझ में आ रही है बातें? एक ही तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता इसका इन्फ्रेंस। पढ़ते हैं आगे। अब ये जो है ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था गाइस, और इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, यानी कि 7.5 नंबर का क्वेश्चन था हमारा। एक क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, 7.5 नंबर का ये क्वेश्चन था। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। 6 विद्यार्थी ए, बी, सी, डी, ई और एफ कई परीक्षाओं में बैठे हैं, बहुत सारी परीक्षाओं में बैठे ये लोग। या तो सी का या एफ का प्राप्तांक अधिक है, जबकि सी का जब भी सी का प्राप्तांक अधिकतम होता है तब ई का प्राप्तांक न्यूनतम होता है। जब भी एफ का प्राप्तांक अधिकतम होता है बी का प्राप्तांक न्यूनतम होता है। सभी परीक्षाओं में उन्हें अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं। डी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है और वे निकट प्रतिस्पर्धी हैं। निकट प्रतिस्पर्धी का मतलब होता है कि इनके बीच में और कोई नहीं है, सिर्फ यही है आपस में, है ना। सी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है। अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, इसका हम बनाए किस तरीके से डायग्राम, है ना। दो दो पॉसिबिलिटीज इसकी बनेंगी दोस्तों। दो पॉसिबिलिटी किस तरीके से बनेंगी? ये कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। 6 लोग हैं ये, इस तरीके से मैंने इनको डिवाइड कर दिया। इसको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ जिससे कि हमारे लिए आसानी रहे। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मैक्सिमम मार्क्स हैं यहाँ पे भाई, सर्वाधिक, और यहाँ मिनिमम मिलेंगे हमको न्यूनतम। ये न्यूनतम होंगे और ये अधिकतम होगा, ठीक है, ये मान के चलना आप लोग, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटी इन्होंने बनाई है कि अगर सी के प्राप्तांक अधिक होता है तो ई का न्यूनतम होता है। तो अगर सी के प्राप्तांक अधिक है तो न्यूनतम किसके होंगे? ई के होंगे। और यदि एफ का प्राप्तांक अधिक होता है, और यदि एफ का प्राप्तांक अधिक होता है तो बी का प्राप्तांक न्यूनतम होगा, तो बी न्यूनतम हो जाएगा। 6 लोग हैं तो दो पॉसिबिलिटी मैंने बना ली। अब नीचे वाली पॉसिबिलिटी क्या हो? डी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है, तो डी जो है वो ए से ऊपर आएगा भाई। डी का प्राप्तांक ए से ऊपर आना चाहिए। अभी लिखनी पड़ेगी पॉसिबिलिटी, समझना है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना सब लोग। डी की पॉसिबल जो डी का प्राप्तांक है ए के प्राप्तांक से अधिक है, और वो निकट प्रतिस्पर्धी है। निकट का मतलब दोनों के बीच में गैप नहीं है। और ए का प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से अधिक है। ए का प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से अधिक है, तो बी कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया नीचे, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है? सी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है, तो सी ऊपर ही आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, सी यहीं बनेगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी इसमें, सी का प्राप्तांक जो है वो ए से ऊपर है, इसका मतलब डी से भी ऊपर है, क्योंकि डी और ए दोनों निकट प्रतिस्पर्धी हैं, इनके बीच में गैप नहीं है। तो अगर ए से ज्यादा ला रहा है ना, तो वो डी से भी ज्यादा ला रहा है ना। अब देखो क्या कह रहा है, यदि एफ योग्यता क्रम में दूसरे स्थान पर आता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एफ दूसरे स्थान पर आएगा तो पॉसिबिलिटी ये वाली होगी कि नहीं होगी? एफ यहां आएगा एफ, तो अगर एफ यहां आएगा तो बी की पॉसिबिलिटी क्या बनेगी बताओ जरा, क्योंकि सी कहां पहुंच गया? ऊपर। फिर कौन बचा? डी, ए, बी, ऐसे बनेगा ये। तो बी का स्थान कौन सा आएगा दोस्तों? पांचवा। बी का स्थान कौन सा आएगा इसमें? पांचवा। पहले क्वेश्चन का ये आंसर बनेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आ रही है बात समझ में? अगर जिनको ये जब लगातार वो पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, तो एक बार वो इसको दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड लेसन है। आप रिपीट करो, रिपीट करके फिर दोबारा से देखो एक बार। इंपॉर्टेंट है गाइज, इसलिए बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि 3 क्वेश्चन, इस एक से 3 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। अगर इस एक से 3 क्वेश्चन है, यानी कि 7.5 नंबर हमारे हाथ में है इस एक क्वेश्चन से। एसेट तो आपको क्वालिफाई हो जाता है। तो अगर ये अगर आपका सही चला गया, 7.5 नंबर आपकी झोली में। बस फिगर बनाना है आप लोगों को। समझ पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
अब देखो ये पहले ही मैंने खैर फिगर दोबारा बना देता हूं जिससे कि आपको बार बार क्लियर होता रहे। देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, दो पॉसिबिलिटी लेके चले हैं हम लोग। एक पॉसिबिलिटी में अगर सी अधिकतम लाता है तो ई न्यूनतम लाएगा, और अगर एफ मैक्सिमम लाएगा तो बी न्यूनतम लाएगा। साथ ही एक कंडीशन और लेके चले थे हम, कौन सी कंडीशन लेके चले थे? डी के प्राप्तांक ए से अधिक हैं, ठीक है, और बी, ए का प्राप्तांक बी से अधिक है और सी इनके ऊपर था। ये दो पॉसिबिलिटी हम लेके चले हैं दोबारा से। अब ये कह रहा है कि यदि बी के प्राप्तांक न्यूनतम हो, यदि बी का प्राप्तांक न्यूनतम है तो कौन सी कंडीशन आ गई भाई? सेकंड कंडीशन आएगी, ये वाली। बी के प्राप्तांक अगर न्यूनतम है तो सी का स्थान क्या होगा? तो सी का स्थान लगा दें यहाँ पे हम लोग। अगर बी यहाँ है, अगर बी यहाँ है तो यहाँ ए होगा, यहाँ डी होगा और यहाँ सी होगा। अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात है दोस्तों कि ये यहां पर भी आ सकते हैं, ठीक है, तो क्या ये यहां नहीं आ सकते क्या? क्यों भाई, ऐसे भी तो आ सकते हैं सी डी ए। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो बन सकती है। ये थोड़ा सा सही स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था दोस्तों, ये थोड़ा सा सही स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, इसलिए इसको समझना है आप लोगों को। यहाँ दो पॉसिबिलिटी मिली मुझे, या तो सी तीसरे स्थान पे आएगा या सी दूसरे स्थान पे आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा, दूसरा या तीसरा, ठीक है, या तो दूसरा स्थान होगा या तीसरा स्थान होगा, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी बन रही है, क्लैरिटी नहीं है उसके अंदर। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी? दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, तो उनके आधार पे हम डिवाइड कर देंगे उसको। आ रही है बात समझ में सब लोगों के? क्यों भाई, ठीक है, चलो बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पॉसिबिलिटी फिर से मैं एक बार बना देता हूं। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, है ना, आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, और दो पॉसिबिलिटीज में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया है। अगर सी अधिकतम लाता है तो ई न्यूनतम लाएगा, और अगर एफ अधिकतम लाता है बी न्यूनतम लाएगा। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? डी ए से ज्यादा लाता है और ए का प्राप्तांक बी से अधिक होता है और सी का एन से ज्यादा होता है। तो एक कंडीशन ये चल रही थी, है ना, ये हम लेके चले सारी चीजें अपने साथ में। अब देखो क्या कह रहा है, यदि ई का योग्यता क्रम तीसरा हो, तो भाई ये कंडीशन नहीं होगी। ई का योग्यता क्रम अगर तीसरा है तो ई यहां आएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, इनमें से कौन सा सही हो सकता है? तो बी यहां आ रहा है। अब देखो ध्यान से कैसे मैं लिखने वाला हूं, बी के हिसाब से चलो, बी यहाँ है, बी के ऊपर क्या है? ए, इसके ऊपर डी है, और यहाँ क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो अब ये वाला देखना है अपने को, ये चेक करनी है पॉसिबिलिटी सेकंड वाली, ठीक है। ई का प्राप्तांक सी के प्राप्तांक से अधिक है? नहीं। सी का प्राप्तांक ई के प्राप्तांक से अधिक है? बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। सी का प्राप्तांक ई के प्राप्तांक से अधिक होगा, सी का जो प्राप्तांक है वो ई के प्राप्तांक से अधिक होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बताओ समझ में आ रही है बात? अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट है, 7.5 नंबर की भी तो बात है यार, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, जीरा सालियों वाली बातें हो रही हैं। क्या कह रहे हैं ये, पढ़ते हैं ना। किसी संयुक्त परिवार में 7 सदस्य ए बी सी डी ई एफ और जी हैं, जिनमें 3 महिलाएं हैं। जी विधवा है और डी के पिता एफ की साली या भाभी है, ठीक है। बी और डी ए की माता पिता की संतान है, और ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। सी बी का की रिश्ते में चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा भाई अथवा चचेरी ममेरी फुफेरी मौसेरी बहन है। ई कौन है? यानी कजिन है, इंग्लिश में देख लो, कजिन है, ठीक है। सी बी का की रिश्ते में ये है वो है, ठीक है। हु इज ई, ई कौन है? ई कौन है? हु इज ई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा भाई, है ना। लैंग्वेज इतनी टिपिकल लैंग्वेज है ना, तो आप लोग एक चीज समझा करो कि मेल, जब मेल वाली बात आती है, पुरुष जहां आ जाए, मैं हिंदी में लिख देता हूं एक बार, समझना बहुत ध्यान से जो लिख रहा हूं। अगर पुरुष आए, मैं किससे दिखाऊंगा उसको? ट्रायंगल से दिखा देता हूं, और महिला जो आएंगी उनको मैं गोले से दिखा दूंगा, सर्कल से दिखाऊंगा। कुछ चीजें आपको समझनी चाहिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं, बिना कुछ मैनेजमेंट के इनको अटेम्प्ट करते हैं और फिर वहां हम गलती उठाते हैं, ठीक है।
जनरेशन का जो चलेगा हिसाब किताब, अगर ये इसके ऊपर की जनरेशन तो ऊपर चलेगा, नीचे की जनरेशन है तो नीचे चलेगा। ठीक है, ये क्रम रहता है इनका। कहता है कि ए जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स, ए भी जितने हैं। जी विधवा है, तो जी क्या है, एक महिला है, और जी एक विधवा है। ठीक है, और डी के पिता एफ, डी के पिता, डी है, डी के पिता हैं, पिता हैं तो किस में आएंगे भाई, ट्राइंगल के अंदर आएंगे, एफ है ऊपर आ गए, पिताजी हैं। डी के पिता की साली या भाभी है। अब बहुत ध्यान से इस बात को समझना, साली या भाभी है। अब जी को अब यहां मत उठाओ, जी को कहां रखोगे, या तो साली होगी, साली का मतलब क्या है देखो, बीवी, बीवी की बहन, या तो यहां आएगी। विधवा, विधवा है ये, इसका मतलब या तो इनका भाई होगा, भाई की वाइफ है ये जी, तो भाई तो यहाँ है नहीं अवेलेबल हमारे पास, तो भाई हमारे यहाँ पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उनकी विधवा हो सकती है। देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं यार, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, बहुत समझने वाला क्वेश्चन है। फिर क्या कह रहा है, बी और डी एक ही माता पिता की संतान है। अब ये बताओ, डी के पिता एफ, डी के पिता थे एफ, डी और डी और बी, बी भी एफ का ही बेटा हो गया, कुछ ना कुछ तो इनका ही होगा। ठीक है, सी बी की कजिन है, सी बी की कजिन है, तो यहाँ पे इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ई कौन है भाई, ई कौन है, तो एक जगह बच रही है, एक जगह बच रही है, कौन सी जगह बच रही है भाई, ये जगह बच रही है, तो यहाँ का कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझना दोस्तों क्या बताने वाला हूं, एक जगह बच रही है, कितने लोग हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, हमने कितने यूज कर लिए, 1 2 3 4 5 6। ओके रुको एक सेकंड, जी जी विधवा है, एफ डी, डी के पिता एफ हैं, ठीक है, बी और डी एक ही माता पिता की संतान है, बी और डी के फादर कौन होंगे, एफ होंगे भाई, ठीक है। सी डी के रिश्ते में कजिन है, सी कोई कजिन है, यहाँ पे आएगी सी, सी इसकी कजिन है, ठीक है, डी की कजिन है, ठीक है, सी बी की कजिन है। ओके, ए बी सी, अब ए बी सी, ए कहाँ गया, यही मैं कोई लाइन मिस, हाँ ये रही ना, देखो लाइन, ये लाइन मिस कर दी मैंने। ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, तो ए कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, और किस में आएगी, गोले में आएगी, ठीक है, क्योंकि पुत्री है। अब क्या कह रहा है, सी बी, अब आगे तो यहाँ पे देखो एक चॉइस बचती है अपने पास, एक जो चॉइस बच रही है, ये कौन होगा, यही ई होगा बस। अब इसके आधार पर निकाल लो, क्या ई पत्नी है एफ की, बिल्कुल सही बात है, ई एफ की पत्नी है, पहला सही हो गया, फर्स्ट सही है, करेक्ट है, एफ की पत्नी है। ए की दादी नानी है, ए की ग्रैंड मदर है क्या, देखो जरा, ए यहाँ है, ए से कितनी जनरेशन ऊपर है, 2, ए से अगर 2 जनरेशन ऊपर है तो क्या हो गई, दादी हो गई, सेकंड ऑप्शन भी सही हो गया। तीसरा देखो, सी की चाची मामी बुआ, यानी कि सी की कौन है ये, सी की है ना चाची मामी, कुछ तो लगेगी ना, ऊपर है, तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, ए बी सी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों इसमें। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, डी ऑप्शन सही है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, रिपीट करके आप देख सकते हो एक बार इसको, मैंने किस तरीके से बताने की कोशिश की है, किस तरीके से जनरेशन को दिखाया जाता है, किस तरीके से मैंने ट्राइंगल में पुरुषों को दिखाया, महिलाओं को गोले में दिखाया, सर्कल में दिखाया, जिससे कि हमें आसानी रहती है कि यहाँ पर किस तरह की बात कर रहा है ये, महिलाओं की बात कर रहा है, पुरुषों की बात कर रहा है। दूसरा, जनरेशन के लिए मैंने क्या बताया, क्रम डिसाइड करना पड़ता है, ऊपर नीचे का क्रम डिसाइड करो, जनरेशन बन जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के कारण वास्तव में कुछ वास्तव में कुछ पादपों को तो वर्धन काल अधिक लंबे हो जाने और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड मिलने का लाभ पहुंच सकता है, ठीक है, तथापि अपेक्षाकृत अधिक उष्ण विश्व के अन्य प्रभावों, जैसे कि नाशक जीव, सूखा और बाढ़ के अधिक हो जाने का हानिकारक होना कम हो जाएगा, ठीक है। विश्व कैसे अनुकूलन करेगा, अनुसंधानकर्ता यह अनुमान करते हैं कि 2050 तक मक्का, आलू, चावल, गेहूं, इन 4 पन्य वस्तुओं की उपयुक्त शस्य भूमियां बदल जाएंगी, इन 4 पन्य वस्तुओं की उपयुक्त शस्य भूमियां बदल जाएंगी, जिनसे कुछ जगहों पर किसानों को बाध्य होकर
नई फसलों का रोपण करना पड़ेगा। ठीक है। तापन में कुछ कृषि भूमियों को लाभ पहुंच सकता है तापन से, यानी कि टेम्परेचर, कुछ को नहीं। एकमात्र जलवायु ही उपज को निर्धारित नहीं करती है। राजनीतिक परिवर्तन, विश्वव्यापी मांग और कृषि पद्धतियां इस बात को प्रभावित करेंगी कि भविष्य में कृषि भूमियां कैसा निष्पादन करेंगी। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ दिया हुआ है दोस्तों, समझने वाली बातें हैं कई सारी इसके अंदर, है ना। अब चलते हैं अपने जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, जो कंक्लूजन दे रखा है, उससे हमें निकालना पड़ेगा क्या कहना चाह रहा है हमसे ये। देखते हैं। उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला ऑप्शन कह रहा है, भविष्य में वे किसान लाभ की स्थिति में होंगे जो अपनी पद्धतियों को आधुनिक बनाएंगे और अपने खेतों में विविध फसल उगाएंगे। देखो भाई, बात काफी हद तक ठीक लग रही है, क्योंकि बात ऐसी है भी। ठीक है। नई फसलों का रोपण करना पड़ता है, किसानों को देखना है ना, चेंज करना पड़ रहा है अपने आप को। जलवायु परिवर्तन शस्य विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ऐसा कुछ बोला है क्या। विश्व कैसे अनुकूलन करेगा, अनुसंधान करता यह अनुमान लगाते हैं कि 4 पूर्ण फसलों की उपयुक्त शस्य भूमियां बदल जाएंगी। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, है ना। जलवायु परिवर्तन के बारे में इसमें कुछ कहा नहीं, तो ये गलत हो गया। तो देखो, प्रमुख फसलों को नई शस्य भूमियों में स्थानांतरित करने से कृषि के अधीन सकल क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि होगी। नहीं यार, कुछ नहीं, ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, इतना पढ़ के ही खत्म हो जाएगा ये। ठीक है। अगला देखो, जलवायु परिवर्तन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है क्या। नहीं, जलवायु परिवर्तन के साथ साथ क्या है, एकमात्र कारण नहीं है। राजनीतिक परिवर्तन भी मायने रखेगा, विश्वव्यापी मांग भी मायने रखेगी, कृषि पद्धतियां भी इस बात में मायने रखेंगी। तो ये भी गलत है। ओनली ऑन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओनली ऑन नंबर 1 करेक्ट है भाई। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। पहला आंसर जो है वो सही है, पहला ही निष्कर्ष सही निकला हुआ है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, एक सेकंड। क्या कह रहा है भाई। ईच फेस ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब का ईच फेस जो है, प्रत्येक जो फेस है, इज पेंटेड इन ब्लैक। या तो ब्लैक पेंट किया गया है या व्हाइट पेंट किया जाए जा सकता है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द क्यूब बी पेंटेड। देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, इसको करने का बहुत आसान तरीका बताता हूँ मैं आप लोगों को। कि क्यूब जो होता है, क्यूब किस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है क्यूब हमारे। अगर मैं क्यूब की बात करूं तो कुछ इस तरीके से बनता है ये क्यूब। ठीक है। कुछ ऐसे ये क्यूब बनता है, पता ही होगा आप सब लोगों को। ठीक है। इस तरीके से क्यूब का निर्माण होता है, ऐसे करके। तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि यहाँ पे भाई कितने फेस दिखाई दे रहे हैं, कितने फलक हैं इसके, आप गिनती बता सकते हो सारे फलकों की, कितने गिनती आए हैं। देखो, एक फलक ये हो गया, एक ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया और ये पीछे वाला छठवां हो गया। या फिर मैं अगर इनको अलग अलग कलर से तुम लोगों को दिखा दूं तो तुमको समझ में आ जाएगा। एक जो घन होता है उसके 6 फलक होते हैं। एक घन जो होता है, देखो, एक तो ये हो गया, फर्स्ट ये हो जाएगा। ठीक है। सेकंड ये मान लो ये हो जाएगा इधर वाला। ठीक है। थर्ड ये मान लेना, थर्ड ये हो जाएगा ये वाला। फोर्थ भी मान लेते हैं, फोर्थ ये मान लो ये हो जाएगा, ये फोर्थ मान लो ये फोर्थ हो जाएगा। ठीक है। और मान लेते हैं आगे, ये फिफ्थ मान लो, ये फिफ्थ वाला हो जाएगा पीछे। ठीक है। वाला हो जाएगा, एक नीचे वाला और बचेगा, इसको भी नाम दे देते हैं एक सिक्स्थ। ठीक है। आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये वाला मान लो छठा। तो 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। 6 में 2 कलर यूज करने हैं, तो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो, 6C2। 6C2। ठीक है। यानी कि फॉर्मूला होता है बेसिकली एन, जितनी टोटल संभावना होती है NC2, और जितना हम यूज कर रहे हैं, तो इसका क्या आता है, एन फैक्टोरियल। NCR होता है बेसिकली ये, मैं बता देता हूँ। एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल, ब्रैकेट एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। ये तो होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, मैं आपको ये बता, अब नहीं तो फिर आपको पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ेंगी, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज आप बनाओगे, अब डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनाने में आपको टाइम लगेगा भाई, है ना। इसलिए ये यूज करो, ज्यादा बेहतर है। मैं आपको कुछ बता देता हूँ। फैक्टोरियल क्या हो, जैसे मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को या तो ऐसे लिख सकते हो या इस तरीके से लिख सकते हो। फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1,
यानी कि 4 3 2 1, यानी कि उस नंबर से स्टार्ट करके एक तक पहुंचना होता है, गुणा करना होता है, यही फैक्टोरियल होता है। जैसे मैंने कहा 8 फैक्टोरियल, मतलब 6 फैक्टोरियल कहा मैंने, तो इसका मतलब क्या, 6 5 4 3 2 1, 2 गुणा 1। अब ये 6C2 है, तो 6 की जगह क्या है, ये NCR से अगर मैं इसकी तुलना करूं तो n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और 6 - 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल क्या होता है भाई, 6 5 4 3 2 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4 4 3 2 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, 2 से 2 तिया 6 हो जाएगा, ये कितना मिलेगा अपने को, 5 तिया 15 मिल रहा है ये तो। ईच फेस ऑफ द क्यूब, ईच फेस ऑफ ए क्यूब इज कैन बी पेंटेड इन ब्लैक और व्हाइट, ओके, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द क्यूब बी पेंटेड, ठीक है, डिफरेंट वे, 6 फेसेस है हमारे पास, 6 फेसेस होते हैं, और 6 फेसेस में मेरे पास 2 चॉइस है, 2 चॉइसेस है, ठीक है, 6 फेसेस में 2 चॉइस मेरे पास है, ठीक है भाई, यही आना चाहिए वैसे तो। और देख लेते हैं एक बार, तो एक सेकेंड, कितने डिफरेंट पैटर्न हम बना सकते हैं भाई। 6 फेसेस थे टोटल, और इसमें मैं 2 फेसेस के हिसाब से यूज करूंगा। 2 कलर मेरे पास है, या तो सफेद कलर के होंगे, या फिर वो होगा काले कलर का होगा। एक घन के प्रत्येक चेहरे को काले या सफेद रंग में चित्रित किया जा सकता है, ठीक है भाई। क्यूब को कितने अलग अलग तरीकों से चित्रित किया जा सकता है, ठीक है भाई। ये हो गया, अगर ब्लैक हो गया, ये भाई बहुत सारे तरीके बनेंगे इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो। अगर मैं कहूँ कि सारे, अगर या तो ये सारे ब्लैक पेंटेड कर सकते हो, सारे व्हाइट पेंटेड कर सकते हो, 62 इसका सही आएगा आंसर, 62 इसका सही आंसर आएगा, है ना। तो चेंज कर लेना भाई, ऑप्शन में कहीं 15 लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना। 62 इसका आंसर सही आएगा। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ब्रैकेट 6 - 2 फैक्टोरियल, इसको कर लेना, कितना आ जाएगा ये, देख लेना इसको। 6 फैक्टोरियल होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होता है। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, और 4 फैक्टोरियल होता है 4 3 2 1, ये कैंसिल कर देना, 2 से 3 बार कितना आ जाएगा, 15। इतने सारे तरीके हैं हमारे पास दो को यूज करते हुए बनाने के, है ना। दोनों तरीके यूज करने हैं अपने को, तो दोनों तरीकों को बनाने के तरीके इतने सारे हो सकते हैं, इसके अलावा तरीके हो नहीं सकते। या फिर क्या होता है कि भाई अगर मैं एक ही जैसा यूज कर रहा होता, मतलब ब्लैक यूज कर रहा होता पूरे पे, आइदर ब्लैक ही होता और आइदर व्हाइट ही होता, ठीक है, या तो ब्लैक ही होता वो या व्हाइट ही होता, तो जिस तरीके से मैं ले लेता। पर वो कह रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट चाहिए, तो भाई मैं कितने, मेरे पास कितने हैं सिलेक्शन करने की चीजें कितनी है, तो मेरे पास 6 फलक है टोटल, मेरे पास कितने एरिया है, 6, उनमें मुझे 2 यूज करने हैं। मैं कितने तरीके से यूज कर सकता हूँ, 6C2 सबसे बेहतर विकल्प, 6C2, ये सबसे सही आंसर है इसका, ठीक है दोस्तों। चलो ठीक है भाई, थैंक यू।